अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज भी एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है नए टॉपिक के साथ, और बहुत सारी खुशियां लेकर आती है सुबह। और जब सुबह की किरण फूटती है और उन किरणों के साथ हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आज का दिन कुछ बेहतर करके गुजारा जाए, कल जो चीज़ें रह गई थी आज उनको पूरा किया जाए, और आने वाले कल के लिए जो चीज़ें तैयार करनी हैं उनको भी आज प्लान किया जाए। तो हम इसी अज़्म के साथ रोज़ाना सुबह सवेरे 10 बजे से 11 बजे आ जाते हैं आपके पास, और आपके मन पसंदीदा जो टॉपिक्स होते हैं, आपकी जो परेशानियां होती हैं, आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, उनको यहाँ पर सामने रखते हैं। और आप ही के पसंदीदा यहाँ पर गेस्ट आते हैं जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी देते हैं, आपकी रहनुमाई भी करते हैं। और आज ख़ास तौर पर ये टॉपिक रखा गया है इंटरनेट के हवाले से, क्योंकि जब भी हम देखते हैं पिछले 1-2 हफ्ते से कि किसी को तस्वीर भेजनी हो, कि कोई तस्वीर हासिल करनी हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर कोई चीज़ अपलोड करनी हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्मूथली चल रही हो, रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं रोज़ाना। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जस्ट सोशल मीडिया यूज़ करने की, वो तो चलें, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। जब नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट चलेगा तो हम दोबारा से अपनी तफरी और तमाम चीज़ें शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उन लोगों के लिए जिनका ब्रेड एंड बटर इंटरनेट के ज़रिए ही मुमकिन हो रहा है। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, पिछले गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता चला आ रहा है। कहीं पर 4G के सिग्नल्स पूरे नहीं आ रहे हैं, कहीं पर वाईफाई भी डिस्कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार मुतासिर हुआ है। बल्कि आज मैं सुबह सवेरे जब आ रहा था तो मैं कॉलम पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक लड़की के हवाले से लिखा हो। तो उस लड़की ने अपनी आप बीती बयान की थी उस कॉलम के अंदर कि तस्वीर अपलोड करती हूँ तो वो अपलोड नहीं होती है, कस्टमर्स को व्हाट्सएप करती हूँ कुछ चीज़ें तो वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके वॉइस मैसेज जो ऑर्डर्स आते हैं वो डाउनलोड नहीं होते। उसने ये बताया कि गाँव देहात के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता लोगों को, लेकिन होता यह है कि व्हाट्सएप के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है और बिज़नेस होता है। 1-2 सूट बिक जाते हैं, 1-2 जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो बिक जाते हैं। तो उसने कहा जो 1000-1500 रुपये मैं कमा लिया करती थी, अब मैं वो भी कमाने से कासिर हूँ। इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे, और बड़े जो खूबसूरत गेस्ट होंगे वो हमें बाद में भी ज्वाइन करेंगे। और एक मेरे बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं और मेरे भाई भी हैं, और उनका तारुफ हमेशा हम जो है वो सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी उसके हवाले से कराते हैं। लेकिन अभी जो है वो हमें पता चला है कि सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी भी जो है वह कई सालों से ये कर रहे हैं। काजी नौमान मुजाहिद साहब, काजी साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको कि आपने ज्वाइन किया आज स्टूडियो में मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने आज इनवाइट किया है। और टॉपिक वो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, और हॉट होगा क्यों नहीं, क्योंकि फायरवॉल का टॉपिक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और गालिबन दूसरे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान से काफ़ी दूर इस वक्त बैठे हुए, लेकिन वतन की मोहब्बत है कि जब मैंने इनको कहा कि आपने ये जो है इस टॉपिक के ऊपर आकर बात करनी है और मेरे साथ ज़रा गुफ्तगू शनीद होना है, तो इन्होंने बग़ैर किसी ताख़ीर के कहा कि ठीक है मैं हाजिर हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम बात करेंगे। और सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा डिजिटल टेररिज्म के ऊपर इसी शख्सियत ने बात की है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो अब तक हम देखते हैं कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो नहीं समझ में आता, तो उनको ये अबूर हासिल है कि इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन की। तो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ कुछ देर में ग़ालिबन मौजूद होंगे या ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अब्बास साहब। हसन बहुत शुक्रिया, आप जो है वो इस वक्त यूरोप के अंदर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई प्रोग्राम। डिजिटल टेररिज्म के हवाले से हम उस पर बात करें। उसके अलावा हम जो हालात चल रहे हैं मौजूदा पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से आईटी सेक्टर बैठा जा रहा है, ज़रूर आपसे बात करेंगे, आपके तवज्जुह से लोगों को बताएंगे कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। ठीक है, ज़रा काजी साहब मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि बड़ा आसान लफ्ज़ों के अंदर ना एक आम आदमी के लिए, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के लिए, मुझे यंगस्टर्स के लिए बड़ा दुख ये है कि या तो हम देखते हैं कि किसी और रास्ते पर निकले हुए हैं, लेकिन अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उनके लिए हर्डल्स बहुत हैं।
उतार चढ़ाव बहुत हैं। ज़रा मैं चाहूँगा आसान लफ्ज़ों से आगाज़ किया जाए। एक टर्म हम सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से, फायरवॉल, आतिशी दीवार। ये कौन सी आतिशी दीवार है जिसका घेरा हो रहा है और इंटरनेट बंद होता चला जा रहा है? अच्छा देखें, फायरवॉल एक डिवाइस का नाम है जो कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है, और इसका जो पर्पस होता है वही होता है कि आप किसी भी एक लिमिटेड टेरिटरी को, जिसमें आप ये कह लीजिए कि एक ऑफिस का एनवायरनमेंट हो सकता है, एक बिल्डिंग का एनवायरनमेंट हो सकता है, एक कंपनी का एनवायरनमेंट हो सकता है, एक मुल्क का एनवायरनमेंट हो सकता है, जिसके इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से बचाने के लिए, रोकने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग रखने के लिए ये एक यूँ कह लीजिए कि एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म होता है, या यूँ कह लीजिए कि जैसे किसी टेरिटरी में, किसी शहर में एंटर होने से पहले एक चौकी होती है। अच्छा। या आप कस्टम बेल्ट कह लीजिए जब एयरपोर्ट पे होता है, लाइक ये आपने बड़ा अच्छा सुना, कस्टम बेल्ट स्कैन हो रही है चीजें। एग्जैक्टली। तो जो जितना भी डेटा होगा वो इसके अंदर से जाता है, और जब बाहर से कोई डेटा आ रहा होता है तो इसके अंदर से होकर गुजरता है। तो इसका जो पर्पस होता है फायरवॉल का, वो ये होता है कि वो उसमें से एब्यूजिव जो भी चीज़ें हैं, जो मना हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो यूँ कह लीजिए कि कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेरिटरी। अगर फर्ज कीजिए वो मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया ना चलता हो दिन में, ताकि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो फोकस है वो टोटल काम के ऊपर रहे। या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो कोई ऐसी एक मुल्क का एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स ब्लॉक करनी है, तो ये तमाम काम वो फायरवॉल अंजाम देती है। और इसमें से जाने वाला जितना भी डेटा है वो तमाम इसके अंदर जो रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, वो डेटा उन रूल्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को ऑन या ऑफ कर रहा होता है। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है आपने बड़ा अच्छे से सादा लफ्ज़ों में समझा, लेकिन क्या फायरवॉल के जो कह रहे हैं कि पहला ट्रायल है, दूसरा ट्रायल है, इन ट्रायल्स के बीच में ये इतना गैप क्यों आ रहा है? कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी में क्यों बदल गई है इंटरनेट की? अच्छा देखें, सिलसिला ये है कि फायरवॉल इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं थी। फायरवॉल होती हमेशा थी नेटवर्क के अंदर, लेकिन जैसे मैंने कहा कंपनी लेवल पे या इंडस्ट्री के लेवल पे, किसी शहर के लेवल पे वो तो थी, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जो फायरवॉल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इससे पहले इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन थी बट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ गई है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो सिर्फ इसलिए नहीं आई कि हम अपना लेटर जो है वो बहुत जल्दी सेकंड में लिखवा सकते हैं, हम किसी पैराग्राफ को या ऐसे को जो हम उससे लिखवा सकते हैं। वो एआई एम्पावर कर रहा है हर चीज़ को, तो जब वो हर चीज़ को पॉजिटिव में भी एम्पावर कर रहा है तो नेगेटिव में भी कर रहा है। यानी कि अगर एक स्कैमिंग है, जो आपके जो हैकर्स हैं उनको भी एक फैसिलिटी मिल गई है एआई को यूज़ करते हुए कि चीज़ों में बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ही कहना चाहूँगा कि आज का जो ट्रेजर है वो डेटा है। ठीक है, सोना चांदी नहीं है, बल्कि डेटा इज़ द ट्रेजर ऑफ द टाइम। और जब कहीं कोई ख़जाना है तो आप देखिए, आप उसे बैंक के लॉकर में रखते हैं, आप उसे घर में तिजोरी के अंदर रखते हैं। इसी तरह से जो फायरवॉल के अंदर आपके यहाँ का जो डेटा है उसको महफूज करने के लिए उसे कोई चुरा के न ले जाए। मैं आगे आता हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है उसको हाइड करना। सो उसके लिए भी जो है ये फायरवॉल बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, अगर आज हैकिंग करना आसान हो गई, आज सिस्टम में पेनिट्रेट करना आसान हो गया है, तो कल को अगर मेरे अकाउंट से कोई पैसे चले जाते हैं बैंक के अकाउंट से, तो मैं जिम्मेदार किसको, मैं किसके खिलाफ चीखूंगा? आप हुकूमत को तो हुकूमत ने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिसको मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि एक जगह फ्लाईओवर बन रहा होता है, जो लोग उस चौरंगी पे फंसते हैं ना, वो फ्लाईओवर बनाने वालों को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि यार ये फ्लाईओवर बन गया। लेकिन वो लोग जिनको वो फ्लाईओवर इस्तेमाल नहीं करना, तो कहते हैं फालतू में रोड ब्लॉक करके रखी हुई है। ठीक है, सो इसी तरह से मैं जरा इसी तरफ आ रहा हूँ। हसन, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हसन, आपका ओपिनियन क्या है इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि आप बाहर से बैठकर पिक्चर को बड़े वास्ट एंगल पे देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो डिसकनेक्टिविटी है, और फिर हमने देखा कि जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो फाइवर ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसके ऊपर भी बड़ी चमगोइयाँ हुई। हाउ डू यू सी दीज सर्कमस्टांसेस? देखिए बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो फायरवॉल वाला काम हो रहा है ये किसी भी स्टेट के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है आज के जदीद दौर के अंदर। लेकिन बात सारी ये है कि आया जब आप ऐसा इकदाम करने के लिए जा रहे हैं तो आपने आवाम को जो है नॉलेज में लिया या नहीं लिया। लोगों को पता नहीं था कि फायरवॉल के ऊपर काम होने के लिए जा रहा है और इसके क्या जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो इतनी कनेक्टेड है इंटरनेट से। उसके अलावा पूरी दुनिया आप देखते हैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। आपके तमाम तर बिजनेस जो है वो आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, अभी जब से ये फायरवॉल वाला मामला चल रहा है तकरीबन $300 मिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान की जो
आईटी सेक्टर के लोग हैं उनको नुकसान हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है ठीक है। कि तकरीबन $300 मिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है। एक बड़ा नुकसान है, और जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कोई हमारी ई कॉमर्स या ऑनलाइन आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुस्बत और मजबूत है नहीं, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ जो है वो नई जनरेशन आ रही है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से जो है वो ऑनलाइन सरमायाकारी करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, ई कॉमर्स की तरफ जाए, नए नए प्लेटफॉर्म्स बन गए। तो यकीनन जो है वो लोगों को सरकारी सतह पे तो नौकरियों की और रोजगार की उम्मीदें नहीं है, तो वो जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, या ऑनलाइन डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, वेब डेवलपमेंट्स हैं। ये वो काम है जो पाकिस्तान के अंदर आईटी के सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर कंटेंट मेकिंग है जिसके अंदर बुक राइटिंग आ जाती है। उसके अलावा दुनिया भर में मुख्तलिफ जो है वो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये तमाम तर चीज़ें जिसके लिए इंटरनेट का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और इंटरनेट भी जो है वो आपके पास बेहतर होना चाहिए, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं लोग जो हैं वो वैसे ही पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है, अब वो वक्त के साथ साथ मेच्योर हो रहा है, लेकिन अभी वो एक इमेच्योर फेज के अंदर है। उस ठीक है। इमेच्योर फेज के अंदर जो है वो इतने अरसे के लिए इंटरनेट इतनी बुरी तरीके से मुतासिर हो जाए, तो यकीनन लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे थे तो कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, लोगों को आईटी सेक्टर से जो मुंसलिक है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था, और उनको बताना चाहिए था कि ठीक आप है। कोई ना कोई उनको ऐसा बैकअप प्लान देना चाहिए था, जिससे जो है वो अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकें, और ये जो $1 मिलियन का नुकसान हुआ है इससे जो है वो बचा जा सकता था। ठीक है हसन, ज़रा ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं, तो इंटरनेट स्पीड बड़ी तेज़ है। हम भी जब बाहर जाते हैं तो हमें पता होता है कि 5G तो इस तरह है कि आपने जस्ट यू हैव टू जस्ट क्लिक और वो वीडियो डाउनलोड हो जाती है, वो एप्लीकेशन जो है वो रन करने लगती है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही होती है, और आप तो वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इन चीज़ों के यूज़ टू हैं। सवाल ये पैदा होता है, हम तो 4G से भी नीचे आ चुके हैं, हमारे लिए तो बड़ा मसला हो चुका है। अगर मैं, जैसे आपने पूरी वजाहत की कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं, यहाँ बड़े ऐसे लोग हैं, ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ जो इस तरह फूड पांडा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके राइडर्स हैं, या फिर जो ऑनलाइन टैक्सी और बाइक या सर्विसेज हैं, वो बड़े रुल गए हैं कि मैप अपलोड नहीं हो रहा होता, लोकेशन पे पहुंचते हैं तो काम नहीं हो रहा। इसी तरह जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है ये तमाम चीज़ों को टैकल करना। तो कितना ज़रूरी है इंटरनेट स्पीड का होना और कनेक्टिविटी का होना इस दौर में? देखिए बिलाल, अगर हम कनेक्टिविटी इंटरनेट के हवाले से बात करें तो बड़ा मतलब ये एक आपकी रोज की जिंदगी का एक बड़ा मेजर पार्ट बन चुका है। और जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि अब पूरी दुनिया जो है वो ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। मतलब पहले तो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर नए नए ब्रांड्स के बारे में खाली हम सोचते हैं कि जैसे फूड पैंडा की सर्विस है या कोई उबर की सर्विस है। इसके अलावा जो है वो जितने बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल ब्रांड्स हो या लोकल ब्रांड्स हो, वो अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। हमारे पास ई स्टोर्स मौजूद हैं जिसमें हम घर की ज़रूरियत की चीज़ों से लेकर जो है वो आप कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, एक एक स्टोर जो है वो ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। तो ऐसे हालात के अंदर जब लोगों की ऑनलाइन बाइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस चीज़ का हुकूमत को अंदाज़ा लगाना चाहिए और अपने आईटी एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए था, और एक इस पे बेहतर हिकमत अमली जो है वो मुरतब करनी चाहिए थी। उसके अलावा जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात रही बिलाल, मैं आपको बताऊं इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट के ऊपर चल रही है। अब से कुछ रोज़ कबल जो है, अगर आपको याद हो, हमारे साथ जो है वो एक और आईटी के एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आई, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे हमने देखा ट्रेन के सिस्टम्स रुक गए, जहाज बिल्कुल की ऐसे ही है। आमतौर अब जो है वो रुक गई, फ्लाइट्स बड़ी जो है वो दुनिया जहाँ के एयरपोर्ट्स पे जो है वो रश लग गया। तो इंटरनेट जो है वो एक बड़ी बेसिक बुनियादी चीज है अब आजकल के दौर के अंदर। अगर आप ये समझें कि ये कोई किसी किस्म की लग्जरी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आज के दौर में नेसेसिटी है,
और जहां तक पाकिस्तान की बात रही तो बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है वो इंटरनेट के अलावा ये जो नेटवर्किंग का तमाम तर मामला है ये कोई बड़ा बेहतर है नहीं। और ये इसकी जो जड़ें हैं वो हमें जो बड़े शहर हैं उसके अंदर तो फिर भी दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा अर्बन और रूरल का चक्कर है। बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां आज भी सिग्नल्स नहीं आते, जहां पर आज भी टावर्स बिल्कुल नहीं ऐसे ही लगे है। हुए, जहां पर आज भी जो है वो उसकी कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बनी हुई। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जो कि अब हमारी कौम के लिए बड़ी गौर व फिक्र की हैं। हुकूमत को चाहिए इस पे संजीदगी से जो है वो जो सोचे और देखे कि क्या क्या हिकमत अमली आने ठीक है। वाले वक्तों में बनाई जा सकती है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे डिजिटल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग आज तक मुंतज़िर हैं जो कि ई कॉमर्स शोबे से वाबस्ता हैं कि हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं या इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे साथ काम करें। जैसे मैं आपको पेपाल की मिसाल दूं, आज तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाखों लोग ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं। आज तक हमारे पास पेमेंट्स का जो है वो कोई बड़ा बेहतर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं बिलाल जो कि बड़ा परेशान करती हैं इस सेक्टर बड़ा को। अच्छा हसन, आपने और बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। मैं ज़रा सा आपकी जो है बात को आगे बढ़ाता हुआ एक सवाल और कर लूँ। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कारी साहब, हसन के बारे में मैं बता दूं कि ख़ुद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और ई कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी अपना जो है वो लोहा मनवा चुके हैं और हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, मीडिया से भी कनेक्ट हैं और फिर ये यूरोप के अंदर भी अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कारी साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक सवाल मेरे इस वक्त जहन में आता है, डिजिटल टेररिज्म। तो जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है तो टेररिज्म भी इस तरफ आ चुका है। इसको रोकने के लिए फायरवॉल का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। मैं अब आप यहाँ हसन भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि फायरवॉल की ज़रूरत जब पेश आई कि अब इसको लगाना ज़रूरी हो गया है। ठीक है। चूँकि हमने जैसे अभी जिक्र हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल, तो ज़िंदगी चूँकि इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो चुकी है, लिहाजा अब उसके उस सिस्टम को सिक्योर रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद दूसरी बात ये बहुत अहम है कि मिन हैसुल कौम, अगर हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ड्रिवन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन Agreed. हर चीज़ के कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं, उठते बैठते हैं तो वहाँ उसके आदाब होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट को यूज़ करने के भी कुछ आदाब हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई निगेटिविटी हमारे सामने आती है तो उसे हम बड़े शौक से और बग़ैर वेरिफिकेशन के कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसके बजाय हम शेयर का बटन दबाते हैं, उस पर लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। बड़ी प्यारी बात की आपने। और हम जो है वो मतलब इससे कोई हमें गर्ज ही नहीं होती कि इसका इम्पैक्ट बहैसियत कौम हमारे ऊपर भी क्या पड़ने जाएगा, हमारे मुल्क पर क्या पड़ेगा। जब हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं मतलब मुझे वो बात याद आ गई कि एक आया सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। हसन, आप भी सुनिएगा इस बात को कि पासपोर्ट की वैल्यू हमारी बड़ी जो है वो नीचे जाती जा रही है, डी वैल्यू हो गई है और पाकिस्तान फला फला से नंबर से आ गया और इंडिया इतने नंबर पर है। तो उसके ऊपर मैंने कमेंट्स देखे तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही अप्रोच कर रहे थे, सोच रखते थे। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉमेंट किया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम नीचे हैं तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा मुल्क नहीं है जो जेनोसाइड कर रहा हो। अगर आप इजराइल को देख लें तो हम उनसे इखलाकी तौर पे बहुत बेहतर हैं। लेकिन देखें क्या दुनिया भर में ऐसे वाक़यात नहीं होते? क्या दुनिया भर में कोई साइबर अटैक्स नहीं होते? क्या दुनिया भर में कोई ऐसी स्नैचिंग इस तरह की वारदातें नहीं होती? हमें सोशल मीडिया से ही पता लग रहा होता है कुछ जगहों का। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह के रूल्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री जहां पर ऐसा होने जा रहा है। ये बात कोई 15 साल पीछे से शुरू हो चुकी थी कि जब ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना हो गई, जब GDPR का रूल आ गया, तो ऐसे रूल्स बना के सिस्टम लगाए गए हैं जिससे आप लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ करने से रोक दिया गया है। चाहे आप वहाँ के विजिटर हों, चाहे आप वहाँ पे एक्सपर्ट हों, चाहे आप वहाँ के नेशनल हों, ठीक है। तो जब आप ये देखिए कि फायरवॉल के लगने से पहले अच्छा खासा एक कोशिश की गई, आपको मैसेजेस दिए गए, आपको बताया गया कि मतलब वार्निंग्स दी गई, मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ आप ना जाएं। लेकिन अब जब हमने देखा कि हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, जब हमें पता होता है कि जो शरारतें करने जा रहे हैं इससे या तो ये अपना नुकसान करेगा, फैमिली का नुकसान करेगा, तो फिर आप उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाते हैं। ठीक है। सो लाइक दैट जब ये फैसला हो गया कि अब फायरवॉल लगनी चाहिए और जब सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उनको भी ट्रैक होना चाहिए कि क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं जानी चाहिए। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि आज अगर आप ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार जो वो आईटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान का नाम आप बुरा करते हैं, जब आप ये बताते हैं कि यहाँ पर गलत कंपनीज चल रही हैं, जब आप ये बताते हैं कि यहाँ पर साइबर अटैक हुआ और फलाने बैंक का डेटा जो है कंप्रोमाइज़ हो गया, तो एक्चुअली आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ टेरिटरी नहीं है, चाहे आप मुझसे बिजनेस ही क्यों ना करना चाह रहे हो। तो उसका इम्पैक्ट समहाउ हम अपने ऊपर भी ले रहे फिर होते हैं। कौन इन्वेस्ट करेगा आपके साथ? Exactly, ये मसला exactly. आएगा। हसन, जरा इस पर भी मैं बात करूंगा, आपकी भी एक्सपर्टीज है डिजिटल टेररिज्म पर। कितना ज़रूरी है फायरवॉल का ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, पहला ट्रायल सेकंड ट्रायल के मरहले तक गुजर चुके हैं और स्टेटमेंट भी आ गई कि सेकंड ट्रायल हो चुका है और फिर डिजिटलाइज हो गया है टेररिज्म। हम दुनिया भर में देखते हैं कि अब वो जैसे पुराने दौर में जंगें लड़ी जाती थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं। अटैक्स, साइबर अटैक्स होते हैं, हैकिंग है, क्रैकिंग है। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? देखिए बिलाल, ये एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट बनता जा रहा है। और अभी आजकल आप पाकिस्तान में बड़ा हाल ही इन दिनों में सुन रहे होंगे, डिजिटल दहशतगर्दी, बार बार न्यूज़ चैनल्स पे आप को डिजिटल दहशतगर्दी की सदाएं सुनाई दे रही होंगी। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इस पे अब बड़ा काम हो रहा है दुनिया भर के अंदर। और जैसे कि ये फायरवॉल वाला एक मामला है, तो फायरवॉल बेसिकली क्या है? किसी भी इंटरनेट के ज़रिए जो इनकमिंग और आउटगोइंग है किसी भी चीज़ की, उसकी उस ट्रैफ़िक की मॉनिटरिंग जो है, वो बेसिकली फ़ायरवॉल है। जैसे कि हमारे दोस्त बैठे हुए, वो भी हमें फ़ायरवॉल के बारे में समझा रहे थे। अब डिजिटल दहशतगर्दी से बचने के लिए फ़ायरवॉल बड़ी ज़रूरी है। और फ़ायरवॉल जो है, सिर्फ़ वो दहशतगर्दी की हद तक नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, अब दुनिया जो है वो आईटी की तरफ जा रही है, तो यकीनन आपने एक साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो क्रिएट करनी है। अपने कंज्यूमर्स के लिए ठीक है। भी, अपने तमाम तर लोगों के लिए, ताकि जो भी लोग ऑनलाइन शोबों से वाबस्ता हैं, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनकी भी किसी हद तक जो है वो मॉनिटरिंग हो सके, उनकी भी स्क्रूटनी हो सके, पता लग सके कि भाई कौन क्या कहाँ कर रहा है। और इस तरह से जो भी साइबर लॉज़ हैं, उनके उन कवानीन पर जो है वो अमल दरामद करने के ऊपर यकीनन आसानी भी होगी और लोग जो हैं वो गिरफ्त में भी आएँगे। साथ-साथ जहाँ तक डिजिटल दहशतगर्दी का वाक़या रहा, तो डिजिटल दहशतगर्दी जो है, ये एक बड़ी खौफ़नाक चीज़ है। कोशिश करूँगा इसको मैं आपको आसान अल्फ़ाज़ में समझाऊँ। जब भी जो एक दहशतगर्दों का ग्रुप होता है, वो जब इंटरनेट को अपने मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल करता है, उस डिजिटल टूल्स को, तो बेसिकली डिजिटल दहशतगर्दी हम उसको बोलते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि हैकर्स से ये मामला जो है वो शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये चीज़ें एक्सपेंड होती चली गईं, साइबर अटैक्स होना शुरू हो गए। लोगों ने जो है वो इस पे एक्सटॉर्शन और रैंसम की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई। लोगों ने जो है वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को हैक करके जो है वो उसपे पैसे माँगना शुरू कर दिए। फिर उसमें जो एक सबसे एक मेजर जो पिलर है डिजिटल दहशतगर्दी के अंदर, वो प्रोपेगेंडा बनाना है। और वो प्रोपेगेंडा किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, लोगों की ज़हन-साज़ी करते हैं, आप उसमें कोई भी पॉज़िटिव या नेगेटिव चीज़ को जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं और एक मासेस को जो है वो आप बाकायदा तौर पे उनकी ज़हन-साज़ी कर सकते हैं। वो स्टेट के मुखालिफ भी हो सकती है, वो किसी शख्स के मुखालिफ भी हो सकती है। तो ये प्रोपेगेंडा के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो इसका असल मकसद होता है, वो नए मेंबरान की भर्ती होता है कि किस तरीके से जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल एक साफ ज़हन के लोग हैं, उनको किस तरीके से इस तमाम तर प्रोपेगेंडा के अंदर जो है वो एंगेज किया जाए, इंडल्ज किया जाए। और डिजिटल दहशतगर्दी की मैं आपको हालिया मिसाल दूँ, जो इंटरनेशनली अभी तमाम तर लोग नज़र रखते हैं, देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि यूके के अंदर एक बड़ी वेव चल रही है कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो बिल्कुल। ज़ुल्म हो रहा है और मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है और उनको जो है वो मारा-पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। तो बेसिकली एक फ़ेक न्यूज़ के इंटरनेट पे जब वो सर्कुलेट हुई, तो उसके रिएक्शन के बाद जो है वो ये तमाम तर यूके के अंदर फ़िज़ा फैली, जिसकी वज़ह से जो है वो कई 100 के करीब जो लोग हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो किस तरीके से भाई ये तमाम तर मामला शुरू हुआ, ये भी एक डिजिटल दहशतगर्दी का मामला है कि आपने एक फेक न्यूज़ को जो है वो सर्कुलेट किया इंटरनेट के ऊपर। और उसके बाद एक यूके जैसे मुल्क में, बर्तानिया के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया
जो कहते हैं कि भाई हम बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं और हम जो है वो दुनिया भर पे हुकूमतें करते रहे हैं और हम राज करते रहे हैं, तो उनके उस जैसे मुल्क को भी जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी ने अपनी लपेट में लिया और उनके वजीर आजम को बयानात देने पड़ गए, उनकी तमाम तर हुकूमत के बयानात सामने आने लगे, उनकी पुलिस, उनकी तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो इस पे एंगेज हो गई। और यूके खुद इस टाइम पे जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर बहुत काम कर रहा है और ठीक है। इंटरनेशनली इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। स- हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें देर से हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे यहाँ शोर ज़्यादा मचता है, लेकिन हम्म। लोग उसके इफ एंड बट्स नहीं देखते कि ये कितना ज़रूरी है आने वाले वक्तों में। चलें जी, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका भी। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ नाज़रीन, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं इस टॉपिक के, उनको भी हर तरह से कवर करना ज़रूरी है। आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहना है मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान।